नमस्कार। आपका स्वागत है स्मार्ट बायो एजुकेशन क्लासेस में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने शुक्र जनन व अंड जनन के बारे में पढ़ा था कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है और अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र या मासिक धर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह टॉपिक मेल और फीमेल दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। सबसे मतलब हर व्यक्ति को, भले वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो रियल लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसकी नॉलेज सभी को ही होना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो शुरू करने से पहले एक बार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र। आर्तव चक्र या मासिक धर्म। ये आज का हमारा टॉपिक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? सबसे पहला सवाल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो शुरुआत है वो प्रत्येक लड़की के अंदर या महिला के अंदर 13 वर्ष की उम्र से लगभग सभी में प्रारंभ हो जाती है। और इस शुरुआत को जब सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है उसको हम बोलते हैं रजो दर्शन, मेनार्क। और ये शुरू होता है 13 वर्ष की उम्र में, मतलब यौवन आरंभ, प्यूबर्टी की फेज में, किशोरावस्था की शुरुआत जिसे हम कहते हैं, ये होता है 13 वर्ष की उम्र में शुरू। इस अवस्था में क्या होता है कि जो योनि मार्ग के द्वारा रक्त का स्राव होने लग जाता है। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और 13 वर्ष की आयु से शुरू होकर ये प्रत्येक महिला के अंदर 45 से 50 वर्ष तक बना रहता है। और हम मान लेते हैं मैक्सिमम 50 वर्ष। 50 वर्ष की अवस्था आने तक ये जो साइकिल है ये समाप्त हो जाता है। इसे बोलते हैं रजो निवृत्ति, मतलब मासिक धर्म चक्र का समापन, मीनोपॉज कहते हैं। तो बेसिकली हमने 2-3 चीज़ें देखी। यौनारंभ, प्यूबर्टी, किशोरावस्था शुरू होती है सभी लड़कियों में, लगभग 13 वर्ष की आयु में इसकी शुरुआत हो जाती है, इसे हम कहते हैं रजोदर्शन। और 45 से 50 वर्ष की आयु आते आते ये जो मासिक धर्म चक्र है वो समाप्त हो जाता है, इसे हम कहते हैं रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज। अब ये चलता है कैसे, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जब हमने अंडाशय की संरचना पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है, मास्टर ऑफ द मास्टर, वह GnRH हार्मोन का सिक्रेशन करती है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और ये सिक्रेशन पीयूष ग्रंथि को किया जाता है एक आदेश के रूप में कि आपको गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रेशन करना है। तो फीमेल के अंदर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब इन चारों हार्मोन की मदद से नंबर 1, 2, 3, 4, इन चारों हार्मोन की मदद से जो आर्तव चक्र है वो चलता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चलता है। कौन सा हार्मोन इस पीरियड के अंदर कब कितना चलेगा उसके बारे में हम आगे एक ग्राफिकल पैटर्न में डिस्कस करेंगे। ये हार्मोन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। हमारी जो बुक्स है उसके अंदर जो मासिक धर्म है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है,
इसका ड्यूरेशन दे रखा है 28 डेज, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन दे रखा है। लेकिन मासिक धर्म न्यूनतम 22 दिन से अधिकतम 35 दिन तक हो सकता है। सब में अलग अलग फिजिकल कंडीशन से वेरी करता है कि किसी लड़के के अंदर ये 22 दिन का होगा, किसी में 24 का भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है, 26 का भी हो सकता है, 28 का भी हो सकता है, 30 का हो सकता है और 35 दिन का भी हो सकता है। सबके अलग अलग कंडीशन है। सभी में 28 दिन का हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सब में अलग अलग डेज का हो सकता है, कितने भी दिन का हो सकता है, हाँ, लेकिन मिनिमम 22 दिन का होगा और अधिकतम 35 दिन का होगा। इनमें से कोई भी दिन का ड्यूरेशन उसका हो सकता है। तो हमारे बुक्स में जो दिया हुआ है वो 28 दिन का दिया हुआ है। ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है। अगर हम काउंट करके देखें तो हमने देखा अभी काउंट करके देखें, आज आपको काउंट ही करके बताते हैं कि जो टाइम है, हमने कहा कि 13 वर्ष से 50 वर्ष, 50 वर्ष मतलब लगभग 38 वर्ष का समय है। 38 वर्ष में 365 से अगर हम कैलकुलेट करें, करके देखते हैं तो आता है 13,870 दिन। तो पूरी लाइफ के अंदर 13,870 दिन इस साइकिल में गुजरते हैं। हमने देखा कि जो बुक का पैरामीटर दे रखा है हमारा 38,700 डिवाइडेड बाई 28 करके देखते हैं। इसको भी इंटरेस्टिंग फैक्टर आएंगे। तो लगभग 495 बार ये साइकिल चलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि 495 अंडे का ओवुलेशन या निर्माण होता है। ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है। अगर हम इसी साइकिल को 22 दिन का माने, जो कि न्यूनतम है, तो इसका आता है 630। ये अधिकतम अंडे एक फीमेल के द्वारा बनाए जा सकते हैं और मैक्सिमम ने 35 डेज़ का काउंट किया था। अगर उसको हम 35 डेज़ का काउंट करके चलें तो लगभग 396 अंडे मतलब का निर्माण हो सकता है। तो ये आज हमने वैसे रफली कैलकुलेशन की है समझाने के लिए कि 13 वर्ष की उम्र में जो मेनार्क शुरू होता है, 50 वर्ष में मेनोपॉज हो जाता है, लगभग 38 वर्ष तक ये प्रक्रियाएं चलती रहती है और 38 वर्ष के अंदर 13,870 दिन आते हैं। तो बुक्स के हिसाब से 28 दिन का साइकिल है। तो मतलब एक पूरी लाइफ स्पान में, एक पूरे जीवन चक्र में, मतलब एक जनन चक्र में एक महिला 495 अंडों का निर्माण करती है। अगर 22 दिन का मिनिमम साइकिल ड्यूरेशन माने तो 630 अंडों का करती है और मैक्सिमम 35 दिन का माने तो 396 अंडों का बॉडी के अंदर निर्माण करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जिसको हमने कैलकुलेट करके देख लिया। अब हम मुख्य बिंदु है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आते हैं और वो जो 4 हार्मोन है वो किस तरीके से बॉडी के अंदर वर्कआउट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने जब अंडाशय की संरचना पढ़ी थी तो हमने देखा था कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया सबसे बाहर होती है। एक रफली बना के देख लेते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर जर्मिनल लेयर और फिर ट्यूनिका प्रोपेरिया, और यहाँ फिर अंडे का निर्माण होता है, ओवुलेशन होता है और बाहर आ जाता है। ठीक है, यह हमने अंडाशय वाला जो टॉपिक है वीडियो, उसमें आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से ओवुलेशन हो रहा है, अंडे का निर्माण कैसे हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल कैसे बनी, ग्रेफियन फॉलिकल कैसे बनी और उसमें ओवुलेशन कैसे हुआ। अब ये जो प्रक्रियाएं हैं ये हार्मोन द्वारा कैसे नियंत्रित होती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, थोड़ा खोल लेते हैं इसको। यहाँ ठीक है। बुक्स में 28 दिन का दे रखा है तो हम 28 दिन का कैलकुलेशन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ये एक 28 दिन की साइकिल है जिसका हम यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं।
अब हम 4 हार्मोन्स के बारे में पीछे पढ़ने के लिए कहेंगे कि एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब मेनार्क शुरू होता है 13 वर्ष की उम्र में, रजोदर्शन जिसे हम कहते हैं, तो उसकी अधिकतम अवस्था होती है 1 से 5 दिन रज चक्र की। रक्त स्त्राव जिसे बोलेंगे हम, रक्त स्त्राव, उसका जो ड्यूरेशन होता है 1 से 5 दिन का होता है। दूसरी स्टेप क्या आती है कि रक्त स्त्राव के समय क्या क्या होता है। तो रक्त स्त्राव के समय, जहाँ पे पिछले जो यूनिट है, जो पिछला वीडियो है, उसमें गर्भाशय की संरचना पड़ी थी, तो हमने देखा था कि जो एंडोमेट्रियम है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है गर्भ धारण करने के लिए। जो एंडोमेट्रियम की जितनी भी कोशिकाओं, अंदर के रक्त वाहिनियों, अंदर की म्यूकस, जो भी निर्माण हुआ है, वो रक्तस्राव के समय योनि द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है, जब प्रारंभिक अवस्था में रक्तस्राव होता है। अब कौन से हार्मोन कब और कैसे काम करेंगे, तो हमने बुक्स के अकॉर्डिंग देखा कि जो हमारा स्टैंडर्ड पैरामीटर है उसको माना 28 दिन का, और 28 दिन के अकॉर्डिंग 14वां दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर्टीन डेज कैसे क्यों है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। सबसे पहले बात करते हैं हम एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन। एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह हार्मोन कैसे काम करता है, और एफएसएच हार्मोन, इसको ऊपर ले लेते हैं। एलएच, एलएच हार्मोन क्या काम करता है? एलएच हार्मोन अंडाशय से अंड उत्सर्जन में सहायता करता है। जो हमने अंडाशय वाला वीडियो उस समय मैंने बताया था एलएच हार्मोन कैसे काम करता है। और एलएच हार्मोन की मात्रा 13वें और 14वें दिन, इन 2 दिन 13वें और 14वें दिन अपने उच्चतम स्तर पे होती है। तो हम यहाँ से एलएच हार्मोन लेके चलते हैं और धीरे धीरे इसकी मात्रा ग्रुप बढ़ेगी और 13वें और 14वें दिन अपने उच्चतम स्तर पे होगी। यह है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। जो अधिकतम स्तर है इसको बोलेंगे हम एलएच सर्ज। इसी के साथ साथ एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस हार्मोन की मात्रा भी इसी के साथ साथ बढ़ती जाती है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो एलएच और एफएसएच हार्मोन 13वें और 14वें दिन अपने उच्चतम स्तर पे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो 14वां दिन है वो होता है अंड उत्सर्जन का दिन। किसका दिन? अंड उत्सर्जन का दिन, मतलब अंडे का अंडाशय से बाहर आकर फेलोपियन ट्यूब पर आ जाना अंड उत्सर्जन कहलाता है। अब हम 2 मुख्य हार्मोन की बात करेंगे, एक प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन हार्मोन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन, हमने पढ़ा है कि द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास किसी भी मादा के अंदर 2 लिंग हार्मोन से होता है। दोनों लिंग हार्मोन, एक एस्ट्रोजन है और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करते हैं तो अंड उत्सर्ग के समय जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसकी मात्रा भी अधिकतम हो जाती है। तो अंड उत्सर्जन का समय और इसकी मात्रा भी पीक पे बढ़ती है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा इस समय बढ़ती नहीं, सामान्य रहती है। तो हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसकी मात्रा सामान्य रहती है 14वें दिन तक, जब तक अंड उत्सर्जन नहीं होता, इसकी मात्रा सामान्य। तो पहला फेज था रक्तस्राव, और दूसरा जो फेज है अंड उत्सर्जन के पहले का उसको कहते हैं पुट्टिका प्रावस्था, मतलब ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण होना, या फॉलिकुलर फेज, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। यह है पुट्टिकीय प्रावस्था, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अंड उत्सर्जन पूर्व अवस्था, रक्तस्राव पश्चावस्था, पुट्टिकीय प्रावस्था, यह आपके दिमाग पर निर्भर करता है आप इस फेज को क्या नाम देना चाहते हैं। और जो यह अवस्था होगी अंड उत्सर्जन के बाद, पश्च अंड उत्सर्ग प्रावस्था, पश्च अंड उत्सर्ग प्रावस्था। 4 फेज हो गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इन 4 अवस्थाओं के अंदर ये 28 दिन का साइकिल चल रहा है। तो हमने 4 हार्मोन्स की बात करी, और बात कहाँ तक करी? अंड उत्सर्जन के दिन तक की बात करी। तो सबसे पहले बात करिए एलएच हार्मोन की, ये अपने पीक पर होगा 13वें 14वें दिन। एफएसएच हार्मोन की, ये भी अपने पीक पे होगा 13वें 14वें दिन।
अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे आते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन अपने पीक पे होगा 13वें-14वें दिन, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सामान्य अवस्था में, जो आपको ग्राफ में दिख रहा है। अब अंड उत्सर्जन और इसके बीच की पुट्टी के प्रावस्था में क्या क्या होता है, तो हमने देखा कि रक्तस्राव की स्थिति में तो सारा जो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम है वो समाप्त हो जाती है, लेकिन पुट्टी की प्रावस्था में क्या होगी कि जो गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर है, एंडोमेट्रियम है, वो वापस गर्भ धारण के लिए तैयार होगा। मतलब जो क्षति रक्तस्राव के समय ही थी उसको वापस रिपेयर करेगा अपने आप को। मतलब गर्भाशय जो भित्ति है वो वापस सही होगी, उसके अंदर के रक्तवाहिनियों की मरम्मत होगी, अंडवाहिनी की मरम्मत होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन की मरम्मत होगी, और वापस गर्भ धारण करने के लिए पुट्टी की प्रावस्था के अंदर गर्भाशय तैयार होता है। ये इसका मेन रोल है पुट्टी की प्रावस्था का। 14वें दिन अंड उत्सर्जन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय LH, FSH, एस्ट्रोजन तीनों हार्मोन अपनी चरम सीमा पे होते हैं, और उस समय जब अंड उत्सर्जन होता है तो हमने देखा था कि जो अंडाशय का जब हमने वीडियो पढ़ा था, जब उसके बारे में पढ़ा था कि जो 14वें दिन जब बढ़ता है तो जो थीका कोशिकाओं का जो लेयर है वो फट जाती है और अंडा अंडाशय से बाहर आकर अंडवाहिनी में चल जाता है, और शेष भाग कार्पस ल्यूटेम के रूप में बना रहता है। और कार्पस ल्यूटेम एक तरह की अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। अब हम बात करते हैं अंड उत्सर्जन की बात। अंड उत्सर्जन हो गया। अंड उत्सर्जन के बाद जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ रहा है और थोड़ा सा बड़ा ही रहता है। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका लेवल थोड़ा सा सामान्य सा ही कम होता है, लेकिन बढ़ा हुआ रहता है। LH और FSH हार्मोन धीरे धीरे अपने सामान्य अवस्था में आने लग जाते हैं अंड उत्सर्जन के बाद। तो ये अपनी सामान्य अवस्था में आने लग जाते हैं। अट्ठाईसवें दिन तक। अब मुख्य बात करते हैं हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। इनमें क्या होता है, यदि अंड उत्सर्जन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सपोज कि निषेचन की क्रिया हो गई, शुक्राणु अंडाणु मिल गए और जायगोट का निर्माण हो गया, अगर ऐसा होता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा सदैव बढ़ी रहेगी जब तक गर्भधारण हो रखा, और एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा भी तुलनात्मक रूप से बढ़ी रहेगी यदि गर्भधारण हो जाता है। तो ये कंडीशन कब है? गर्भधारण की स्थिति में ये कंडीशन रहेगी। एक बार आप इसको गौर से नोट कर लें। अगर गर्भधारण होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है कि अब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्स्ट कंडीशन को आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझाने के लिए बताया कि उस समय हार्मोन की मात्रा बढ़ती है। दूसरी कंडीशन मान लिया फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा तो देखिए, उस कंडीशन के अंदर पुनः जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो बड़ा था वो वापस सामान्य अवस्था में आने लग जाएगा, और एस्ट्रोजन हार्मोन भी सामान्य अवस्था में आने लग जाएगा, जो कि पूर्व की अवस्था थी। इधर से उधर को मैच कर लीजिए। जो ये कंडीशन थी शुरुआत की, उसी कंडीशन में वो आ जाएगा, और ये 28 दिन का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जब डे फर्स्ट आएगा अगेन, तो ये रक्तस्राव की प्रक्रिया वापस शुरू हो जाएगी, और ये हार्मोन का जो साइकिल है, बैलेंस का जो तरीका है, ये वापस रिपीट होता रहेगा, और आगे पुनः एक डे 1 से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब हम यहाँ पर कुछ विशेष बात करने वाले हैं अलग अलग मुद्दों पे। देखिए क्या क्या होता है। ये तो हमने देख लिया कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हाई पे रहेगा। क्यों रहेगा? इसका कारण हमारा जो अंडाशय वाला वीडियो उसमें आप देख सकते हो। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो कार्पस ल्यूटियम है ये कंप्लीट बनी रहेगी जब तक गेस्टेशन पीरियड, मतलब गर्भधारण की अवधि जो कि 9 माह है मनुष्य में, वो कंप्लीट हो जाती है, तब तक कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, और जो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ी हुई रहेगी फर्टिलाइजेशन की कंडीशन पे। एक बात ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ सपोज, तो ये कार्पस ल्यूटियम 25वें या 24वें दिन जब हम देख रहे हैं जो हार्मोन्स की लेवल है वापस गिर रहा है, 24वें 25वें दिन या 26वें दिन तक भी ये कार्पस ल्यूटियम
कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगी और ये क्या होगा, नष्ट हो जाएगा और पुनः साइकिल शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वर्कआउट करता है एक फीमेल की बॉडी में। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरी है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला सवाल, किस सभी में 28 दिन का साइकिल होता है? नहीं होता। ये हमने पहले डिस्कस किया है कि मिनिमम साइकिल 22 डेज, मैक्सिमम 35 डेज। ये एक बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है क्योंकि अधिकतर बच्चे पढ़ते, जो आप लोग पढ़ते हो बुक्स के अंदर 28 जो दिन है 28 उसके पढ़ते हो और आप देखते हो कि सबका 28 डे नहीं है। चलिए, 28 डे के अकॉर्डिंग अंड उत्सर्ग होता है 14वें दिन। तो मान लो किसी का 25वें दिन हो या 25 दिन का साइकिल हो या 24 दिन का साइकिल हो या 26 दिन का साइकिल हो, तो वो कैसे पता लगाए कि अंड उत्सर्जन उसके अंदर कौन से दिन हो रहा है? ये बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है। तो सीधा सा फॉर्मूला है कि आप अपने मंथली डेज को काउंट कीजिए। डेज को काउंट कैसे करना है? डे फर्स्ट शुरू हुआ, जब रक्तस्राव शुरू हुआ उसको हम बोलेंगे डे फर्स्ट, ठीक है। डे लास्ट, अगला रक्तस्राव शुरू होने से एक दिन पहले का। मान लीजिए कि डे 1 तारीख को जो हो रक्तस्राव शुरू हुआ, ठीक है, और अगला शुरू हुआ 27 को, तो 27 से पहले हुआ 26, तो जो साइकिल है वो 1 से 26 मतलब 26 दिनों का है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, मतलब रक्तस्राव शुरू हुआ और उसके बाद फिर रक्तस्राव शुरू होगा दोबारा, उससे एक दिन पूर्व तक आपका पीरियड साइकिल के डेज काउंट होते हैं। पहली बात तो ये। अब हम कैलकुलेट करते हैं, मैं इसको साफ कर रहा हूँ क्योंकि यहीं हम कैलकुलेट करेंगे आगे का। मान लीजिए किसी का 24 दिन का है और किसी का 26 दिन का है, किसी का 30 दिन का है, किसी का 32 का है, किसी का 35 दिन का है, अलग अलग ड्यूरेशन का पीरियड साइकिल डे है। तो अंड उत्सर्जन कब हो? यहाँ तो हमने देखा 14वें दिन होता है, तो आपको क्या करना है कि टोटल जो पीरियड टाइम है उसमें -14 कर देना। तो यहाँ होगा 10वें दिन, यहाँ होगा 12वें दिन, यहाँ होगा 16वें दिन, यहाँ होगा 18वें दिन, यहाँ होगा 21वें दिन। तो आप इसे काउंट कर सकते हैं कि जो अंड उत्सर्जन है हमारी बॉडी के अंदर, किसी फीमेल की बॉडी के अंदर कौन से दिन काउंट होगा। तो अगर पीरियड साइकिल के जो डेज है 24, 26, 30, 32, 35 है, उसमें से -14 कीजिए, ये आपको ओवुलेशन डे आ जाएगा। इस दिन अंडे का उत्सर्जन होगा। पहला जो कन्फ्यूजन है ये क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं अब हम कि काउंटिंग कैसे करनी है। काउंटिंग ऐसे करनी है। नेक्स्ट कि कंसीव कब किया जाए, गर्भधारण कब, कैसे, किस अवस्था में होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके बारे में सभी लोग अनभिज्ञ रहते हैं। मेल फीमेल सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो एक सिंपल सा बात यह है कि जो आपको ओवुलेशन डे है, मान लीजिए किसी का ओवुलेशन डे है 12वां दिन, ठीक है, तो ओवुलेशन डे से +-3 डेज को काउंट करिए, क्योंकि नेचर में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये 28 दिन का है तो 14वें दिन ही ओवुलेशन होगा। ऐसा कोई बॉडी में कंपलसरी नहीं है। हो सकता है ओवुलेशन 13वें दिन हो जाए, 12वें दिन हो जाए, 11वें दिन हो जाए, 15वें दिन हो जाए, 16वें दिन हो जाए, 17वें। ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है कि हाँ इस दिन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। तो जो ओवुलेशन डे है उससे प्लस और माइनस 3 डेज को काउंट कीजिए। एक वीक का जो ड्यूरेशन है वो आपका ओवुलेशन डे हो सकता है। तो जैसे हम ये पढ़ रहे हैं 28 दिन का और हमें पता है कि 14वें दिन ओवुलेशन होगा, तो 11 से लेकर 17 तक जो ये 7 डेज़ का टाइम है, इन 7 डेज़ के टाइम के जो ड्यूरेशन है, इसी में अगर कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, मेल फीमेल आपस में सेक्सुअल रिस्पॉन्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तब ही प्रेगनेंसी हो सकती है। ना तो इससे पहले हो सकती है, ना ही इसके बाद हो सकती है। तो एक इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है कि किस समय कंसीव किया जा सकता है। तो कंसीव का करने का समय यह है कि सबसे पहले तो आप अपना ओवुलेशन डे काउंट कीजिए। जो मैंने बता दिया कि जो आपका पीरियड साइकिल है कैसे करना है कि फर्स्ट जो ब्लीडिंग शुरू होती है डे फर्स्ट से, नेक्स्ट ब्लीडिंग जब शुरू होती है उससे एक दिन पहले वो आपका पीरियड डे हो गया कंप्लीट। कितने दिन का है, 22, 25, 26, 27, 28 जो भी है, उसमें से -14 कीजिए, वो आपका ओवुलेशन डे हो गया। उस ओवुलेशन डे पे +-3, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि किसी का 26 दिन का है, -14 किया और ये 12 आ गया, 12 में से +-3, तो 12 में से प्लस ये 12 है, 11, 10 और 9, मतलब 9वें दिन से लेकर 15वें दिन
इसके बीच के अंदर इसके गर्भधारण की संभावना है। और करते हैं, मान लो किसी का 30 दिन का -14, तो 16वें दिन ओवल्यूशन होगा, ये 16वें दिन, तो इससे 3 दिन पहले मतलब 13, 14, 15 और 3 दिन बाद 17, 18, 19, मतलब 14 से लेकर 19वें दिन के बीच के अंदर जो फिजिकल रिलेशनशिप होगी तभी गर्भधारण होगा और नहीं होगा। काउंट कहाँ से करना है? पीरियड साइकिल शुरू होता है उस दिन से इसको काउंट करना है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि काउंटिंग कैसे करनी है ओव्यूलेशन डेज की, और कंसीव करने का जो डेज है वो कौन सा है। तो ये 1 वीक का टाइम होता है +- 3 डेज का, उसके हिसाब से आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो अब हम इसको दूसरे तरीके से बात करें तो ये तो हो गया रज चक्र वाला रक्तस्राव का समय। ये जो समय है जब फॉलिकल बन रहा है, ग्राफिन फॉलिकल, तो इसको हम बोलेंगे सुरक्षित काल। क्या बोलेंगे? सुरक्षित काल, क्योंकि इस समय कितना भी फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया जाए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की जा सकती। ये हुआ आपका गर्भधारण काल। गर्भधारण काल, इसी समय प्रेगनेंसी को कंसीव किया जा सकता है। ओव्यूलेशन डे काउंट कीजिए, +- 3 डेज कीजिए, वो हो जाएगा गर्भधारण काल। और उस +- 3 डेज के बाद जो शेष ड्यूरेशन है अगले साइकिल शुरू होने से तक का, मतलब 18 से 28 तक का, ये पुनः सुरक्षित काल कहलाता है। सुरक्षित काल, तो एक बार फिर देखिए, साइकिल शुरू हुआ, रक्तस्राव का समय, ठीक है, आपका ओव्यूलेशन डे काउंट कर लिया आपने, आपको पता है भाई कौन से दिन होता है, तो यहाँ स्टैंडर्ड पैरामीटर जो हमारे बुक्स में वो 28 दिन का दे रखा है, तो 14वें दिन होता है। +- 3 डेज कर लिए, तो ये हो गया +- 3 और +3, 11 से 17 गर्भधारण काल। रक्तस्राव और गर्भधारण काल के बीच का समय 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया सुरक्षित काल। आप कितने प्रयास कर लें, इस काल के अंदर कोई भी महिला कंसीव नहीं होगी, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और +3 के बाद 18वें दिन से लेकर अगला साइकिल शुरू होने तक का समय भी क्या कहलाता है? सुरक्षित काल। इस समय भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको काउंट करते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको बताता हूँ, और मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, बच्चों के दिमाग में भी होते हैं, समझदार महिलाओं के दिमाग में भी होते हैं। आप इस चीज़ को समझिए और जिनको बताने की ज़रूरत है उनको ज़रूर बताइए। दूसरी बात क्या होती है, जब हम जन्म स्वास्थ्य पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी ये पढ़ेंगे PCOD, इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ये क्या होती है? पॉलीसिस्ट क्या होता है? वैसे तो हमने देखा है कि ओव्यूलेशन के समय सामान्य रूप से एक महिला में एक ही अंडाशय से बाहर आता है, एक बार दाएं से एक बार बाएं से, दोनों अंडाशय वर्कआउट करते हैं। लेकिन एक जो स्वस्थ अंडा होता है उसका जो शेप होता है 18 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर, ये एक अंडे का साइज होना चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है ये कि जो अंडा है उसका जो साइज़ है, जो कि महिला द्वारा अंडशोधन के समय बनाया जा रहा है, उसका साइज़ होना चाहिए 18 mm से 25 mm। ठीक है, किसी भी कारणवश क्या क्या हो सकता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस हो बॉडी के अंदर, थायराइड की प्रॉब्लम बॉडी के अंदर, इन 2 मुख्य कारणों की वजह से अंडे का साइज ये नहीं बनता, 18 से 25 mm के बीच में नहीं बन पाता, बल्कि 18 mm से छोटे 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 अनगिनत अंडों का निर्माण हो जाता है। पॉलीसिस्टिक, सिस्ट होती है छोटे अंडाणु, सिस्ट का मतलब होता है छोटे अंडाणु, पॉली मतलब बहुत सारे, मतलब एक से अधिक छोटे अंडाणु या अपरिपक्व अंडाणु का जो अंडाशय के अंदर निर्माण होना कहलाता है PCOD। ये समस्या के कारण भी कंसीव नहीं हो सकता, गर्भधारण नहीं हो सकता, इसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए, इसमें ज़्यादा सोच विचार की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक होता है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ क्या होती है कि जो जनन अंग है, योनि, सर्विक्स, गर्भनाल और अंदर गर्भाशय, इसके अंदर किसी बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर उसमें एक अंडे का सर्वाइव होना पॉसिबल नहीं है और शुक्राणु का अंडाणु तक होना जाना पॉसिबल नहीं है, उसको हम बोलते हैं PID। सबसे पहले वो जो बीमारी सही होनी चाहिए तभी ही महिला कंसीव कर पाती है। तो 2 एक मेजर प्रॉब्लम होती है, PCOD और PID।
ये अगर है तो गर्भधारण करने के अंदर बहुत समस्या होती है, और गर्भधारण होने के बाद भी मिसकैरेज के चांसेस बने रहते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और सबसे पहले इनका इलाज करवाना चाहिए। और इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा बेहतर इलाज आयुर्वेद में बड़ा आसान है, लेकिन प्रॉपर आयुर्वेदिक डॉक्टर के द्वारा। कंपेरेटिव एलोपैथी के अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आयुर्वेदिक इलाज इसमें ज़्यादा कारगर होता है शुरुआत में। कंसीव करने के बाद फिर मेडिकल जो हमारे एलोपैथी की दवाएं वगैरह चलती है वो ठीक है। तो ये दो चीज़ें पीसीओडी और पीआईडी के बारे में मैंने आपको बता दिया गया। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो हमने यहाँ डिस्कस करी थी अभी, कि क्या होता है कि किसी किसी कारणवश कंसीव होने के बाद भी, जैसे हमने भी डिस्कस किया था, कंसीव होने के बाद जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी मात्रा लगातार बढ़ी रहती है इस तरीके से, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसकी भी मात्रा बढ़ी रहती है, जब भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ही इस तरीके से। और ये मात्रा किसके कारण बढ़ी रहेगी? कार्पस ल्यूटियम के कारण। जो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम जब तक गेस्टेशन पीरियड चल रहा है, गर्भधारण काल चल रहा है, जब तक बना रहेगा। लेकिन किसी कारणवश गर्भधारण करने के बाद भी अगर कार्पस ल्यूटियम डैमेज हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम डैमेज, क्योंकि उसका दो ही काम है, कार्पस ल्यूटियम का मुख्य काम क्या है? एक तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन और एक रिलैक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन। ये दो मुख्य काम है कार्पस ल्यूटियम के। यदि कार्पस ल्यूटियम जो बना हुआ है, यदि ये किसी भी कारणवश किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल प्रॉब्लम हो जाए या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, अगर ये डैमेज हो जाता है अंडाशय के अंदर, तो क्या होगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा वापस डाउन हो जाएगी। जो हमने देखा है नॉर्मल कंडीशन में, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, हमने भी देखा है फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वापस डाउन हो रहे हैं। ये देखिए दोनों ही डाउन हो रहे हैं, ये देखिए दोनों डाउन हो रहे हैं। डाउन होने की स्थिति में क्या होगा कि जो क्या कहते हैं, गर्भाशय के अंदर जो गर्भधारण हुआ है, मतलब जो जाइगोट है, जो भ्रूण का गर्भाशय के अंदर गर्भधारण हुआ है, तो ये कंडीशन वापस कब आती है? जब पीरियड साइकिल शुरू होना हो। और पीरियड साइकिल कब शुरू होगा? जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा जो डे फर्स्ट में थी निम्नतर स्तर पर, वो वापस शुरू हो जाती है, वापस निम्नतर स्तर पर चल जाती है, यदि कार्पस ल्यूटियम समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही वो निम्नतर स्तर पर जाएगी तो वही साइकिल शुरू हो जाएगी कि जो एंडोमेट्रियम है वो वापस डैमेज हो जाएगी, और वो रक्त के द्वारा, योनि द्वार द्वारा बाहर निकाल दी जाएगी। और उसी के साथ साथ जो एम्ब्रियो जो इम्प्लांट हुआ था वो भी साथ के साथ हो जाएगा बाहर। इसको हम कहेंगे मिसकैरेज होना, दोबारा गर्भपात होना। तो कार्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही प्रेगनेंसी को संभाल के रखता है। इसके लिए फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं आजकल, अगर एज ग्रुप ज़्यादा है 30 प्लस के, लगभग 30 प्लस की सभी महिलाओं को आजकल वीकली प्रोजेस्टेरोन की इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अगर आपने देखा हो आपके आसपास पड़ोस में सिस्टर वगैरह, भाभी वगैरह, तो वीकली प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये बात शायद क्लियर होगी कि कार्पस ल्यूटियम का कितना बड़ा अहम रोल है। ये नहीं है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को है ना, हम इसको मम्मी हार्मोन भी बोल सकते हैं, मम्मी हार्मोन, क्योंकि यही मदर बनाए रखता है। और जो एस्ट्रोजन है उसको गर्ल्स हार्मोन या लड़की हार्मोन, क्योंकि सामान्य अवस्था में आप देख रहे हो ना, साइकिल के समय सामान्य अवस्था में कौन ऊपर है? एस्ट्रोजन। और मदर बनने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन हाई पीक पे है? प्रोजेस्टेरोन। तो मम्मी हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। और गर्ल्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। ये कम समझने के तो फैक्ट है कि इस हिसाब से ये काम करता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसको लेके क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में भी पता चल चुका है। एक हार्मोन के बारे में आपको और बताना चाहूँगा। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लगभग सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसा सपोज करें कि फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, जाइगोट का निर्माण हो गया। जाइगोट का निर्माण होने के बाद HCG हार्मोन का सीक्रेशन होता है। HCG हार्मोन का, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन।
हाँ, HCG, सॉरी, HCG हार्मोन। अब ये HCG हार्मोन कहाँ पाया जाता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में भी एक मिनट में आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ कि जो HCG हार्मोन है, ये हार्मोन जाइगोट द्वारा, भ्रूण द्वारा, एम्ब्रियो द्वारा सीक्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? भ्रूण द्वारा इसका सीक्रेशन होता है। ठीक है। अब ये HCG हार्मोन क्या काम करेगा? जब कोई महिला गर्भ धारण कर लेती है तो HCG हार्मोन की मात्रा उसके ब्लड में बढ़ जाती है। ठीक है। और ब्लड के साथ साथ वो किडनी में फिल्टर होकर यूरिन में भी आता है HCG हार्मोन। तो जब हम देखते हैं कि किसी महिला का मासिक धर्म मिस हो गया, मतलब जिस समय आना चाहिए था नहीं आता, तो हम समझते हैं वो कंसीव हो गई या गर्भधारण कर चुकी है। तो हमने मार्केट में देखा है इस तरह का एक प्रेगनेंसी किट आता है, इस तरह का, जिसको हम पेगा न्यूज़ वगैरह कहते हैं, इस तरह का एक प्रेगनेंसी किट आता। तो जो HCG हार्मोन की जो मात्रा है वो यूरिन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब सुबह सुबह का जो यूरिन है उसको लेकर 4 से 5 ड्रॉप इस जो किट है उस पर डालिए। डालने पे क्या होगा, यदि दोनों लाइन, 2 लाइन होती है इसके अंदर, दोनों लाइन A और B दोनों अगर रेड हो जाती है तो टेस्ट क्या है, पॉजिटिव, मतलब कंसीव हो गई। और एक रेड होती है और एक रेड नहीं होती, सिर्फ एक ही रेड होती है तो टेस्ट है नेगेटिव। तो यह काम है HCG हार्मोन का। तो ये आज आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। उम्मीद है मैंने इसके अंदर काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है, काफ़ी चीज़ें आपको बताई है जो रियल लाइफ से बिलोंग करती है और सीधा सीधा आपके लाइफ से इसका कनेक्शन है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि हम आगे की जो फर्दर स्टडी है 12th क्लास की वो आगे कंटिन्यू कर सकें। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बहुत सारे भ्रम हैं, धार्मिक मान्यताएं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो साइकिल टाइम है, पीरियड साइकिल टाइम है, उसके अंदर है ना किचन में काम नहीं करना चाहिए, ये एक धार्मिक मान्यता है। ये भी कहा जाता है कि मंदिर वगैरह में नहीं जाना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि अचार वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो ये सब के सब मान्यताएं एक तरीके का अंधविश्वास है। और ये क्यों है इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। इन सब का कारण सिर्फ एक है कि कोई भी महिला जो इस समय में है वो फिजिकली आराम कर सके, इसलिए ये चीज़ों को बनाया गया था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मंदिर में जाने की बात करते हैं। तो हम मंदिर में जाने के लिए प्राचीन काल में, जब आज से 100, 150, 200 साल पहले, क्योंकि मानव सभ्यता तो उससे भी पुरानी है, 5000 साल पुरानी हमारी मानव सभ्यता है। तो इस सभ्यता के अंदर जो मंदिर वगैरह हुआ करते थे वो एक जो नगर, ग्राम, जो क्षेत्र होता था उससे काफ़ी दूर शहर के बाहर हुआ करते थे और अधिकतर ऊंचाइयों पे हुआ करते थे। और उस समय किसी तरह के संसाधन मौजूद नहीं थे व्यवहारिक रूप से। जैसे हम आज तो हम बाइक वगैरह, कार वगैरह से जा सकते, उस समय हर आदमी पैदल ही जाता था और पैदल ही जाना पड़ता था, रास्ते भी ख़राब होते थे। और उस समय किसी भी तरीके की हाइजीन की फैसिलिटी नहीं थी। हम सब ने पेड मूवी देखी थी आजकल, पैडमैन, जो अक्षय कुमार की मूवी, उसमें उसने एक डाटा दिया था कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 12 से 15% महिलाएं ही सैनिटरी पैड का यूज़ करती है। मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 50% अगर हम पॉपुलेशन महिलाओं की माने तो मुश्किल से 10, 12, 15 करोड़ महिलाएं ही सैनिटरी पैड का यूज़ कर रही है और अन्य महिलाएं नहीं कर पाती। तो उसके पीछे लॉजिक था हाइजीन का। हाइजीन मतलब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो हार्मोनल इतना उतार चढ़ाव हार्मोन्स का बॉडी के अंदर हो रहा है, जो ओवुलेशन टाइम होता है, जो 14वें दिन ओवुलेशन टाइम होता है, इस टाइम के अंदर क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन से बढ़ जाता है और हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे पेट दर्द भी होता है, कमर दर्द भी होती है। तो ये बहुत सारे कंडीशन होने के कारण उसको आराम करने के लिए, जो धार्मिक चीज़ें हैं इनसे दूर करने के लिए, जो हमारी प्राचीन महिलाएं थी, उन्होंने एक तरह का नियम बनाने की कोशिश की, भाई इस कंडीशन के अंदर आपको मंदिर नहीं जाना है। तो सामान्य अवस्था में हमारे क्या है, मानसिक बुद्धि इस तरीके की है कि हमको कोई कहे ना सामान्य अवस्था में कि ये काम मत करो तो हम करेंगे, लेकिन हमें धार्मिक रूप से कोई डरा है तो फिर हम उस काम को नहीं करेंगे। तो इस मान्यता क्रिएट कर दी गई कि भाई इस अवस्था में अगर आप मंदिर वगैरह जाते हो तो ईश्वर आपको दंड देगा या आपको पाप लगेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
इसका सीधा सा कंसेप्ट ये था कि उस समय बड़े बड़े जो राजा महाराजा वो वगैरह होते थे, वो यज्ञ वगैरह करते थे, आहुतियाँ वगैरह देते थे। तो वैसे किसी फीमेल रानी अगर जो उसकी धर्म पत्नी है, जैसे हम जानते हैं कि धार्मिक कार्य पति पत्नी साथ साथ करते हैं, और उस कंडीशन के अंदर पहले बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और आप यज्ञ कुंड के पास बिठा दो और उसको फिर करवाओ, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका स्वास्थ्य खराब होगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो हो सकता है वो उसकी मृत्यु भी हो जाए। तो ऐसा हुआ भी होगा व्यवहारिक रूप से, लेकिन इस व्यवहारिक रूप से जो ये चीज़ें हुई वो आगे घटित ना हो, इसको फिर हमने धार्मिक मान्यताओं के रूप में इसको स्वीकृति प्रदान करी और एक अंधविश्वास क्रिएट हो गया, क्योंकि धर्म से लोग डरते हैं। ये एक सार्वभौमिक जो फैक्चुअल फैक्ट है, तो एक बना दिया तरीका कि अगर आप इस कंडीशन में अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपको पाप वगैरह लगेगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम रजो दर्शन कहते हैं। रजो दर्शन का मतलब किसी जीव के निर्माण की क्षमता धारण करना। सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी जीव के निर्माण की क्षमता धारण करना। जैसे धरती पर जब बारिश का मौसम आता है तो धरती बिल्कुल लालिमा छा जाती है, दिखती है, मतलब खेत क्या है, खेत भी अन्न उगाने को तैयार हो गए, तो वहाँ भी लालिमा है, मतलब धरती के अंदर भी रजो दर्शन शुरू हो गया, वो आप अन्न उगा सकता है। वैसे एक स्त्री के अंदर एक जीव निर्माण की क्षमता धारण करना भी क्या है, रजो दर्शन है। इसी कंडीशंस के अंदर ही आके कोई महिला जीव का निर्माण कर सकती है। हमारे जितने भी हम देवी देवता मानते हैं, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, वो भी इसी तरीके से पैदा होंगे। यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। हम सबको पता है एक जीव से जीव कैसे पैदा होता है, मनुष्य से मनुष्य कैसे पैदा होगा, ये पूरा साइकिल हमने पढ़ ही लिया। यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो जिस तरीके से हमारे ईश्वर का भी निर्माण हुआ तो अशुद्ध या दूषित हो, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन हमें पता होना चाहिए ऐसा क्यों हुआ। तो एक मान्यता है क्योंकि हाइजीन की फैसिलिटी नहीं थी पहले के जैसे, आज जो सैनिटरी पैड है वैसी फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, और किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। आप जाओगे तो धूल मिट्टी उड़ेगी, पहले कच्चे रास्ते थे सब जगह, आप पानी अशुद्ध पियोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि रास्ते में कहीं भी आप जाओगे तो ये होगा, तो आप पानी भी पियोगे, ऐसी जगह रुकोगे भी सही, धूल मिट्टी भी उस जगह पर हमारे जेनिटल ऑर्गन पर लग सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। क्या होगा उससे, उस महिला का स्वास्थ्य खराब होगा, वो बीमार पड़ेगी, हो सकता है उसका पूरा जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वही डैमेज हो जाए। इसलिए ये मान्यता बनी थी कि आप अगर इस कंडीशन में जाओगे तो ईश्वर आपको दंड देगा। ये एक तरीके का मिथ है, लेकिन जिस समय इस मान्यता बनी थी उस समय के हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मान्यता क्यों बनी थी। वास्तविकता के अंदर ईश्वर ना तो नाराज़ होता है, ना ईश्वर को कोई फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। एक मान्यता ये है। दूसरी मान्यता ये है कि किचन में काम नहीं करते, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसका कारण ये है कि अब तो हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, हम दो, हमारे दो, गिनती के 6-7 मैक्सिमम लोग एक परिवार में आज के डेट में रहते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार होता था, बहुत सारे लोग। आप एक काम करो, आप ये देखो कि आपके दादा के पिताजी या आपके पापा के दादाजी वगैरह कितने भाई बहन थे, एवरेज निकलेगा 5-6, 5-6, 5-6। अब तो 2-2 बच्चे ही होते हैं, पहले का एवरेज था 5-6, 5-6। तो 5-6, 5-6 होते थे, तो एक परिवार में 5 बहू हैं, उनके सबके 5-5 बेटे हैं, मतलब एक परिवार में सामान्य रूप से देखा जाए तो 30-40 लोग आराम से हो जाते थे। और सबका काम क्या था, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और सबका काम खेती का करना होता था आज से पहले। अब बहुत सारे सेक्टर आ चुके हैं, सब लोग अलग अलग रखते हैं, जॉब के चक्कर में अलग लगते हैं, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, सब साथ में रहते थे। और पहले आज तो फिर भी मजदूर मिल जाते काम करने, पहले खेत का काम 100% खुद ही फैमिलीज करती थी, तो वो काफ़ी फिजिकल वर्क था, पशुओं का काम फिजिकल वर्क था। तो उस समय जब उसकी बॉडी के अंदर वैसे कमजोरी आई इस रक्त स्राव के कारण, उस समय उस महिला को आराम मिले, तो आराम उन्होंने किचन से नहीं, सभी चीज़ों से आराम दे दिया। अगर इस कंडीशन में है कोई, रक्त स्राव हो गया या मासिक धर्म शुरू हो गया, तो उसके कहते हैं अब तो रसोई में नहीं घुस सकती, रसोई अशुद्ध हो जाएगी। तो नहीं घुसेगी तो क्या करेगी, किसी कमरे में जाके आराम करेगी, कोई काम दूसरा उसको करना नहीं। तो कुल मिला के बेसिकली उस महिला को आराम देने के लिए हमारी प्राचीन बुजुर्ग महिलाओं ने एक तरीका निकाला, और तरीका को उन्होंने रिलीजन से कोरिलेट कर दिया। भाई रसोई अशुद्ध हो जाएगा, रसोई का अशुद्ध होने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जो प्रक्रिया है, उस घर में 5 बहू है तो 5 में ही आनी, तो सबका नंबर आएगा एक ना दिन।
महीने में एक बार सबका नंबर आएगा तो सभी को बारी बारी से आराम मिल सके, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई कि किचन में इस समय काम नहीं करना चाहिए। लेकिन समय के साथ साथ ये भ्रम टूट भी गया है। आज सब लोग न्यूक्लियर फैमिली में अलग अलग रहते हैं, नौकरी करने वाले अलग अलग रहते हैं, 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी, आज भी यही साइकिल तो चालू ही रहता है, लेकिन सब किचन में काम करते हैं। तो वो समय की मांग है, इसलिए वो ऐसा हुआ था। उसके पीछे कोई लॉजिक ये था कि आराम देना है, और कोई लॉजिक नहीं है। खट्टी चीज़ों के बारे में, जैसे अचार वगैरह नहीं खाना, दही वगैरह नहीं खाना, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि पहले इतनी हाइजीन नहीं थी। ये साफ़ सुथरी बात है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले हाइजीन की समस्या थी। तो हम देखते हैं कि जो अचार वगैरह खुला रहता है उसमें फंगस वगैरह आ जाते हैं, आज भी आते हैं, तेल में डूबा हुआ नहीं है, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। तो ये फंगस बैक्टीरिया वगैरह किसी भी कंडीशन के अंदर उस महिला को ट्रांसमिट नहीं हो, उसको संक्रमित ना कर पाए, इसलिए इन चीज़ों से उसको दूर रखा जाता था। तो कुल मिला के जितनी भी मान्यताएं बनी पहले, उसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि उस महिला को जिसमें मासिक धर्म शुरू हो चुका है, उसके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए उसको पूर्णकालिक आराम दिया जाए, और हर काम की घर की व्यवस्था से, जैसे खाने बनाने की व्यवस्था हुई या मंदिर जाने की व्यवस्था हुई या और भी कुछ चीज़ें खाने की जिससे वो इन्फेक्टेड हो सकती, उस सब से उसको सेपरेट कर दिया गया। तो ये हमारी प्राचीन महिलाओं की सोच थी। अब वो सोच किसी भी तरीके से अप्लाई हुई हो, लेकिन उनका मूल उद्देश्य ये था कि उसके स्वास्थ्य को सही रखा जाए, उसको हर चीज़ से बचाया जाए। तो ये पता होना चाहिए आपको कि वो सब के सब मिथ था, लेकिन मिथ के पीछे जो बहुत सुंदर उद्देश्य था वो था स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से सही रखा जाए, इसलिए ये चीज़ें बनाई गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपके दिमाग में इससे रिलेटेड सारा कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया होगा कि ये सब मान्यताएं, और मान्यता का मुख्य उद्देश्य आपके स्वास्थ्य को ठीक रखना है। थैंक यू।